नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम फिर बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन के बारे में। दरअसल कोविड-19 का नया वायरस आया, नया वेरिएंट अपन कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन। लेकिन अब ये ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा अगर मिलाते हैं, डेल्टा प्लस जो था अब ये हो गया है डेल्मिक्रॉन। दरअसल ये डेल्मिक्रॉन पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा है। अभी शुरुआत है, लेकिन फरवरी तक इसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और कह सकते हैं कि देश में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है अगर अभी से हम इस बारे में सतर्क नहीं हुए, एहतियात नहीं बरता तो। दरअसल भारत में इसका आंकड़ा अभी 500 के पार हो गया है। ये एक ऐसा फिगर है जो जांच के बाद आया, लेकिन एक हफ्ते पुरानी हम बात कर रहे हैं, करीब 5 दिन पुरानी, तो ये संख्या अकेले महाराष्ट्र में 1200 के पार हो गई थी। लेकिन जो ताज़ा फिगर है आज का, उसमें दिल्ली सबसे आगे निकल गया है। रोज़ की अगर हम बात करें, इसका रोज़ का जो स्कोर है वो बताता है कि ये जो डेल्टा वायरस है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है। संक्रमित बहुत करता है, लेकिन अभी ये मारक नहीं है। इसलिए सरकार ने इसके बचने के उपाय पहले की तरह अनाउंस किए हैं। लेकिन इसमें जो नई चीज़ है जिस वजह से हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को भी इसका वैक्सीन लगाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। इस बारे में 2 तरह की राय है और वो राय कैसी है इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे, पूछेंगे विशेषज्ञ से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भुवनेश गर्ग और सामाजिक सरकार से जुड़े कमल राठी जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कमल राठी जी, आपका बहुत स्वागत है और डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज आपने लिखा भी है कि सरकार व्यवसाय के दबाव में आ गई, फार्मा कंपनियों के दबाव में आ गई, और कुल मिलाकर ये एक एंगल ये भी है कि इसमें बिजनेस भी है। कह सकते हैं कि जब बीमारी आती है तो जो दवा कंपनियां वो अपना धंधा भी ढूंढती है। पैथोलॉजी लैब वालों का बिजनेस बढ़ जाता है, चिकित्सकों के यहाँ कतारें बढ़ जाती है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन ये जो बिजनेस का दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, भारत सरकार भी उसके दबाव में आगे लगती है। आपकी इसमें क्या राय है? क्या ये जो 15 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की स्थिति में हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे या खतरे बढ़ जाएंगे? डॉक्टर साहब, आपकी राय। राघवेंद्र जी, किसी भी वैक्सीन महामारी या वायरल महामारी में और उसके वैक्सीन के असर को देखने के लिए एक बहुत लंबा समय चाहिए होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के बड़े बूढ़ों को जो वैक्सीन लगी उसके कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं मिले और लगभग सब सुरक्षित रहे। अब यह मुद्दा यह है कि वैक्सीन लगाने से फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा। देखिए, वैक्सीन लगाने का फायदा सीधा सीधा ये होता है कि आपको संक्रमण ना पहुंचे और आप बीमार ना पड़े और आपकी मृत्यु ना हो। ये एक बहुत सीधा सा मोटा मोटा हम फायदा देखते हैं। तो मुझे ये बताइए कि पिछले 2 साल में कोविड महामारी के, चाहे वो नॉर्मल कोविड-19 रहा हो या डेल्टा रहा हो या अब हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं या डेल्मा माइक्रॉन की बात कर रहे हैं, उसके आगे ओमेगा भी आ गया है और ये बहुत सारे आएंगे और ये आते रहेंगे, महामारी का पैटर्न है। लेकिन पिछले 2 साल में बच्चे कितने बीमार पड़े, कितनी गंभीरता से बीमार पड़े और कितनी मौतें हुई। आज आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा है तो आपने देखा होगा, मैंने उसमें साफ साफ आंकड़े लिखे हैं कि 10 लाख संक्रमित बच्चों में मात्र 2 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। ये बेहद संतोषजनक डाटा भी है और ये बेहद सुरक्षित डाटा भी है। इसके साथ ही मैंने लिखा है कि मई 2021 में जब मुंबई में रैंडम सीरो टेस्ट किया गया तो 52% बच्चों में इम्यूनिटी मिली। ये बेहद सकारात्मक आंकड़ा है। उन बच्चों में बीमारी की कोई हिस्ट्री नहीं थी। इसका मतलब है कि उन बच्चों के अंदर नॉर्मल तौर पर इम्यूनिटी बनी है और ये इम्यूनिटी सभी तरह के म्यूटेशंस के खिलाफ काम करेगी। अब देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ये एक्टिव इम्यूनिटी है जो बीमारी से आपके अंदर आई। अब पैसिव इम्यूनिटी मतलब आप एक वैक्सीन के जरिए पैसिव इम्यूनिटी देना चाहते हैं। और आपको याद होगा, मैंने 19 मई को एक आर्टिकल लिखा था, आज से 6 महीने हो गए, कि जॉनसन एंड जॉनसन बाहर के देशों में जो कोविड वैक्सीन को लेकर शोध किया था उसको उन्हें मिडवे रोकना पड़ा था क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा क्लॉटिंग्स और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मिल रहे थे। वो आंकड़े आज तक पब्लिश नहीं हुए हैं और वहां आज तक इस बारे में और आगे कोई पहल नहीं हुई है। तो मेरा ये मानना है कि एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर, मतलब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी थोपना कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं होगा और संभवतः इसलिए हमारे यशस्वी समझदार प्रधानमंत्री जी ने 12 से 18 ना करके, उसको भले ही हम बाजार का दबाव कहें या पेरेंट्स का कहें या नेताओं की जुगलबंदी कहें,
लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दबाव को हटाने का प्रयास किया है। और 15 से 18 साल चूंकि लगभग बड़े बच्चे जैसे हो जाते हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो जो भी बच्चा इस तरह का कोई काम कर सकता है उसको व्यस्क माना जाना चाहिए। तो खैर मैं उस चीज को यहीं रोकता हूं, लेकिन 15 से 18 साल करके, और मेरा सीधा सा मानना है कि हमें सब जगहों पर रीजनल रैंडम सीरो टेस्ट लगातार करने चाहिए, जैसे मुंबई ने किया। उससे हमें बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे, भविष्य के लिए भी मिलेंगे, फिलहाल कोविड के लिए भी मिलेंगे, क्योंकि उन आंकड़ों से हम उस जगह का पोषण, कुपोषण और संक्रामक बीमारियों का एक स्तर ढूंढ पाएंगे। हम उन बच्चों में स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे, हम उनको अच्छा भोजन देके आने वाली बीमारियों से उनको बचा सकेंगे। देखिए, पोषण बेहद जरूरी है। आप वैक्सीन कितना ही दे दें, लेकिन अगर बच्चे के अंदर ताकत नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, जो हम कुपोषण की बात करते हैं, तो कोई भी छोटा छोटा इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस उसको नुकसान कर सकता है। हमने गोरखपुर में देखा, गोरखपुर में 70 साल हम बीमारियां इंकेफेलाइटिस की और मेनिंजाइटिस की नहीं हटा पा रहे थे। योगी जी के आने के बाद कैसे खत्म हो गया वो? 4 साल 5 साल पहले हमने देखा था कि चमगादड़ के नाम पर बच्चों में ढेर सारी बीमारियों की बात कर रही थी। बेसिकली उनके अंदर कमी थी भूख की, उनके अंदर खाने की कमी थी, प्रोटीन्स की कमी थी, जिससे वो बीमारी से लड़ नहीं पा रहे थे। मोदी और योगी सरकार ने बहुत कुछ बच्चों के पोषण पे काम किया, तो आप देखिए गोरखपुर से पिछले कुछ सालों से बीमारियां खत्म हो गई हैं। तो हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर जो पहली बातचीत का दौर है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि हमें मजबूत होना है, प्रोटीन लेना है, प्लस हमको शारीरिक क्षमताएं बढ़ानी है। हमको, अगर हम भीतर से मजबूत नहीं होंगे तो बीमारी हम पर आक्रमण करेगी। ये सदियों पुराना हमारा फार्मूला है। लेकिन आज जो चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट में इसकी जो मरीज मिले हैं वो संख्या 500 के पार हो गई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। देश भर की हम बात करें तो 24 घंटे में 6531 केस ओमिक्रॉन के आए हैं। ये भी एक तरह से निरंतर बढ़ता हुआ आंकड़ा है। और ये जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो जानकार कहते हैं, जैसे आप जैसे जो विशेषज्ञ बताते हैं कि फरवरी में ये आंकड़ा प्रतिदिन 1 लाख के आसपास हो सकता है ओमिक्रॉन के मरीजों का। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार रघुवर गोहिया जी जुड़ गया। रघुवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघवन जी। जी, मैं लौटूंगा। हमारे साथ स्टूडियो में कमल राठी जी भी बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। कमल राठी जी, बहुत विस्तार से डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी ने ये बात बताई, और वो पिछले 2 साल से कोरोना पर नजर रखे हुए हैं और कई चीजें उनकी सही भी निकली हैं, एक चिकित्सक के नाते भी और एक तजुर्बेकार, चूंकि वो मेडिकल फील्ड के भी हैं। और उनकी एक तरह से जो जिज्ञासा है वो चीज़ों को भीतर तक जाने की है, मेडिकल साइंस में जाकर जो उन्होंने बात बताई। आपको लगता है कि जो वैक्सीन का मामला है 15 से 18 साल के बच्चों को, ये ज़रूरी था? क्योंकि घर के जो माता पिता हैं वो चिंतित होते थे जब बच्चे बाहर कहीं जाते थे। 18 साल के बच्चों को आप बहुत घर में नहीं बैठा सकते, वो काम से भी जाएगा, वो पढ़ने भी जाएगा, क्योंकि कॉलेज खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, 12वीं क्लास तक के बच्चे, 8वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे जा भी रहे हैं। तो ऐसे में ये कोरोना वैक्सीन लगाया जाना कितना आपको राहत देता है, राठी जी? बिल्कुल, पेरेंट्स की बड़ी इच्छा थी कि ये वैक्सीन आ जाए, क्योंकि इसके अलग अलग देशों की अलग अलग खबरें आती थी, तो लोगों को लगता था कि वैक्सीन, आप 15 से 18 लोग तो चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो, उसके बाद से भी अगर कोई वैक्सीन उपलब्ध हो तो हम लगा दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो साइंटिस्ट्स हमारे भारत देश के हैं, उनने कुछ सोच समझ के किया होगा, और डॉक्टर साहब चूँकि उस चीज़ के मास्टर हैं, वो बहुत बेहतर उस चीज़ को समझाए भी हैं। लेकिन एक चूंकि ये वायरस एक आम भाषा में जो मैं समझ सकता हूँ, मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगा कि एक वायरस है और इसका म्यूटेशन होता रहता है, और हमेशा जनरली भी वायरस के वैक्सीन आते हैं जिसको हर साल अपडेट किया जाता है। तो इसी ढंग से कोरोना का वैक्सीन तो मुझे लगता है कि हर साल ही लगना है, और ये अपडेट होता जाएगा, साल भर में अपडेट करके लगाएंगे लोग, 2 साल 3 साल, जब तक कि एक इनकी दवाइयाँ ना आ जाए, जिसकी एक सुनने में आता है कि दवाइयाँ 2022 के अंतिम नवंबर दिसंबर तक दवाइयाँ भी बहुत कारगर दवाइयाँ आ जाएंगी। तो एक बार दवाइयाँ आ जाएंगी तो वैक्सीन की उपयोगिता शायद कुछ कम हो जाएगी। दूसरा, वैक्सीन भारत की सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, अब लोगों के ऊपर है कि वो आगे निकले, अपना वैक्सीन लगवाएं। लोग उस मामले में अभी भी पीछे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार ने अपना काम किया। तीसरी चीज, मैं तो सरकार से आपके माध्यम से निवेदन रखना चाहूंगा कि वैक्सीन का वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी जाए। वैक्सीन को सरकार, जैसे पोलियो के वैक्सीन फ्री मिलते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, या अन्य कई तरीके के वैक्सीन हैं जो बेसिक वैक्सीन बच्चों को लगते हैं, वो सरकार ने शुरू से, आज जब से भारत आजाद हुआ है, वो निःशुल्क ही सरकारी हॉस्पिटलों में उपलब्ध होते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क उपलब्ध हो जाए और बाजार में भी वैक्सीन आ जाए, तो
कंपनी वालों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आदमी अपनी चिकित्सा सलाह पे जिसे लगवाना वो लगवाता चलेगा। तो सरकार पे आर्थिक बोझ, जो सरकार के कई मंत्री कहते हैं कि जिसके कारण पेट्रोल और ये सब की कीमतें बढ़ाई जा रही है, तो मुझे लगता है वो बोझ भी काफी कम हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि वैकल्पिक व्यवस्था के साथ वैक्सीन को लाना, जिसके बाद चिकित्सा परामर्श पे व्यक्ति अपने विवेक से तीसरा डोज लगवाना या नहीं लगवाना तय कर ले। बिल्कुल। रघुवर जी, आपका संबंध भोपाल से भी है, देहात से भी है, कस्बों से भी है। जो स्थिति मेट्रो शहरों की होती है, यानी बड़े शहरों की, मध्य प्रदेश में तो कोई मेट्रो सिटी अभी है नहीं, लेकिन मान लें कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें लोग किस ढंग से कोरोना को लेकर सोचते हैं। डॉक्टर गर्ग ने विस्तार से बताया। राठी जी ने ये कहा कि इससे कम से कम जो माता पिता उनको राहत मिलेगी। 15 से 18 वर्ष के जो एक स्लॉट है उसमें भी सरकार ने चतुराई से काम किया, ताकि जो 15 से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर कोई खतरा ना आए, क्योंकि 15 साल के बच्चों में कुछ एडल्टनेस आ जाती है, व्यस्तता आती है, उसके चलते वो इसके खतरों को झेल सकते हैं। आपकी क्या राय इसमें? जी, मेरा ये मानना है कि सीहोर जिला मुख्यालय चूंकि एक शहर है और हमने पिछले दो इसके वो देखे हुए हैं दौर कोरोना वेरिएंट के, ये तीसरा ओमिक्रॉन के रूप में हमारे सामने है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि सरकार भी अपनी सुविधा के अनुसार जो निर्णय है वो ले रही है और ब्यूरोक्रेसी जो है अपने तरीके से उनको अप्लाई कर रही है। जनता की हम बात करें तो जनता तो हमारी ठीक वैसी ही है कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। राजगढ़ हमारा पड़ोसी जिला है सीहोर का, वहां पहली बार कर्फ्यू लगा तो आप ताज्जुब करेंगे कि आसपास के गांव के लोग इतने ज्यादा भोले, इतने ज्यादा सीधे और इतने ज्यादा अनजान थे कि वो ये देखने आ गए कि कर्फ्यू कैसा होता है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि कर्फ्यू का अर्थ, कर्फ्यू के मायने, कर्फ्यू की स्थितियां क्या होती हैं। ठीक वही स्थिति आसपास के क्षेत्र के गांव की है कि वो ओमिक्रॉन नाम की चीज को तो समझ ही नहीं रहे कुछ। वो तो इसको बिल्कुल सामान्य रूप से सर्दी जुकाम जैसा होता है, सीजनल जो होता है। उन्होंने तो कोविड-19 को भी कुछ नहीं समझा था। अलग बात है कि देहात बच गए, ज्यादा असर नहीं आया उस पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि अभी भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बहुत जरूरत है जनता के बीच में, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो अभी भी इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है। और दूसरा यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जी। अभी 2 दिन से हमारे सीहोर जिला मुख्यालय पर 200 और 300 बेड के हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी खोजबीन की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने, जिला स्वास्थ्य विभाग ने उनको 10 अस्पताल हैं वो पता नहीं कैसे मंजूरी दे दी, और जब हो हल्ला मचा देखा गया तो बजरंग दल हो या कांग्रेस हो या दूसरे संगठन हो, वो उनको ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वो हॉस्पिटल्स आज भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा वही है कि एक तो भ्रम पैदा किया जा रहा है, भय पैदा किया जा रहा है और भरोसा जो है वो बहुत पीछे हो गया है जी। तो सबसे बड़ी जरूरत तो भरोसे की है। बिल्कुल, वो सरकार लौटूंगा आपके पास। भ्रम हो रहा है और लोग डरे भयभीत भी हैं, तो भरोसे की जरूरत है। लेकिन जो आपने पहले भी कहा था कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज पर आप विजय नहीं पा सकते, लड़ाई को ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर गर्ग साहब इस बारे में और ठीक से बताएंगे कि जो बात निकल कर आ रही है कि अभी 6-6 हजार केसेस नए आने लगे हैं, ये संख्या बढ़ेगी और आशंका है कि फरवरी तक ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका फिगर हो सकता है कि 80-90 हजार, 1 लाख तक भी पहुंच जाए। अब दिक्कत यह है कि इसके लिए जनता को जगाना, अब जनता ने कोविड-19 को भी बहुत नहीं समझा था, खासतौर से देहात की बात करें, क्योंकि आधे से ज्यादा 70% भारत गांव में बसता है। आपको लगता है कि जो गांव के लोग इस पूरे मामले में कम जागरूक हैं या उनकी जानकारी कम है, वो इससे निपट पाएंगे, इससे बच पाएंगे? गर्ग साहब। राघवेंद्र जी, मेरा मानना है कि अब हमें संख्या पर, नंबर पर नहीं जाना चाहिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आप जितना अखबारों में छापेंगे आज इतने केस मिले, कल उतने केस मिले, उतना जनता में डर और बैठेगा। हमें जनता को इस समय अब डर से बाहर लाना है। देखिए, पहली लहर में कोई नुकसान नहीं हुआ, पर दूसरी लहर में इसी डर ने काम किया और डर ने, दहशत ने बहुत नुकसान किया। मैं बहुत सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लोग कहते हैं कि डॉक्टर गर्ग आप फला झूठ बोलते हैं, आप फालतू बात करते हैं, इतने 1.5 लाख लोग मर गए। तो
राघवेंद्र जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हर साल निमोनिया से, चेस्ट के इन्फेक्शन से 5 से 7 लाख मौतें होती हैं। वो मौतें कहां थी कोविड टाइम में? ये वही गंभीर मरीज थे जो अपनी बीमारी में इलाज ना मिल पाने की वजह से, क्योंकि हमने सारे अस्पतालों को कोविड में कन्वर्ट कर दिया। अब सामान्य बीमारी का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, शुगर का मरीज, हार्ट का मरीज, ये कहाँ जाए, किस अस्पताल में जाए? मजबूरन ये घरों में अपने आप बंद हो गए और जो भी कुछ छुटपुट इलाज मिल सकता था उसी में काम करते रहे। देखिए, मैं फिर कहता हूं, पसीना बहाते शरीर से किसी वायरस का कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताइए, कितनी झुग्गी झोपड़ी में आपने कोविड की महामारी देखी? आप मुझे बताइए, कितने गांवों में खेती में काम करते लोगों में आपने कोविड का असर देखा? ये नहीं होना चाहिए। आज अमेरिका में भी, जहां वैक्सीनेशन बहुत तेजी से है, वहां 1.5 से 2 लाख केस पर डे आ रहे हैं, लेकिन एडमिशन वाले मरीजों की संख्या मुश्किल से 6-7 हजार रह गई है। ये बेहद सकारात्मक परिवर्तन है। आप देखिएगा कि हमारे देश में भी कैसे जाएंगे। अब आने दीजिए, अब तो आपसे टकराएगा वायरस और नष्ट हो जाएगा। ये महामारी का पैटर्न है। 2 साल हो गए हैं, अब धीरे धीरे वायरस के बहुत सारे म्यूटेशंस आएंगे, वो अपने आप को धीरे धीरे, हाँ, लेकिन वो जहां जहां उनको कमजोरी मिलेगी, बीमार, बुजुर्ग, बड़े, ऐसे लोग, खासतौर से बच्चे भी कई ऐसे जिनके अंदर बहुत सारी बीमारियां हों, उनके शरीर पर यह कर सकते हैं। तो जैसे मैं बार बार सबसे कह रहा हूं कि बीमारी अब जा चुकी, पेंडेमिक खत्म हो चुका, अब ये जगह जगह एंडेमिक रहेगा। हमें लोगों को डरने से बचाना है और सब लोगों को 2 टीके, बड़ों को खास तौर से जरूर लगवा लेने चाहिए। बच्चों में टीके लगाने की प्रक्रिया रैंडम सीरो टेस्ट के साथ होना चाहिए ताकि हमें भविष्य के लिए आंकड़े मिलें। ये जो आपने बताया कि रैंडम जीरो टेस्ट, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं ताकि लोग इसको टेक्निकली समझ पाएं। देखिए, जैसे मैंने कहा, मई के महीने में मुंबई ने बच्चों में रैंडम सीरो टेस्ट किया। वो बहुत बड़ा आंकड़ा है वो, और उसमें 52% बच्चों में उन्हें कोविड की एंटीबॉडी मिली, जिसका मतलब है कि उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, हिस्ट्री नहीं थी उनको बीमारी की, उनको कोई टीके भी नहीं लगे थे, लेकिन 52% में मिलने का मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन लिया और वो ठीक हो गए। ये बहुत सकारात्मक पक्ष है हमारे देश को अगर हम समझें तो, क्योंकि बहुत बात हो रही है कि फ्री टीका मिलना चाहिए और टीके लगना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम हर किसी को हर कोई सा टीका नहीं लगा सकते। देखिए, टीकों के भी नुकसान होते हैं, है ना। बड़ों में जो बूस्टर डोज देने की बात की जा रही है, अमेरिकन डॉक्टर फॉसी ने बूस्टर डोज की वकालत कर दी, तो अब बूस्टर डोज चल पड़ा। लेकिन जो लोग बहुत गंभीर रूप से बीमार हों, जिनमें इम्यूनिटी ना हो, जो 60 से ऊपर के हैं, जैसे हमारे मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया उसको कि जो लोग बीमार हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उन्हीं को देंगे बूस्टर डोज। क्योंकि क्या है, आप इसको ब्लैंकेट कंबल ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं दे सकते। लेकिन डॉक्टर गर्ग जी, आपने कहा कि इसका भी नया वायरस आ गया, ये डेल्मिक्रॉन के बाद ओमेगा भी आ गया है, तो ये जो नया नया रूप ले रहा है, ये अपने आप को जो अपडेट कर रहा है वायरस, इससे बचने के लिए जो आपने शुरुआत में कहा था कि आप खान पान ठीक रखें, मजबूत बने और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, ये सब मेरे ख्याल से इस पूरे मामले की सेंट्रल लाइन है कि आप जब तक बेहतर खाना नहीं खाएंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। उसके पास फटकता भी नहीं है, इसलिए हमारे किसी मजदूर साथी को जो सुबह से रात तक में खेत धूप में पसीना बहाते हैं, आपने कोविड होते नहीं देखा होगा। तो कुल मिलाकर हम ये मान लें कि अगर बीमारी से बचना है, न केवल कोविड-19, ओमेगा, डेल्मिक्रॉन, ओमिक्रॉन, आप खूब मेहनत करिए, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। अगर देशी भाषा में कहते हो खूब डंड बैठक लगाइए। आप बच्चे अगर हैं तो खूब खेलें और अच्छा खान पान रखें ताकि वो मजबूत बने और बीमारी से लड़ पाएं। राठी जी, जो डॉक्टर गर्ग साहब ने बताया, मुझे लगता है कि पिछले 4 महीने 5 महीने की जो बात निकल कर आ रही है, सारे विशेषज्ञ और जितने भी योग करने वाले हैं, जो एक तरह से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो सब एक ही बात कर रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। उससे न केवल आप कोविड-19 से बचेंगे, बल्कि आपको अगर शुगर की तकलीफ है, अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है, तो पसीना निकलने के साथ आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। आपकी राय कि इस पूरी बीमारी का एकमात्र जो इलाज है वो बेहतर खाना है और खूब अच्छे से मेहनत करना, एक्सरसाइज करना है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। कोई भी बीमारी के लिए बेहतर कसरत करना और बेहतर खान पान तो हर बीमारी की दवा है। तो ये तो मूल हमारा भारत देश का ही ये वो है जो विदेशों ने भी अपनाया है कि पेट साफ है, पेट ठीक है और खान पान अच्छा है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। ये हमारा भारत देश का कल्चर है। लेकिन मैं इसमें 2 चीजें आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। एक तो आम जनता से ये कहना चाहूंगा कि जो वैज्ञानिकों के, भारत देश के जो वैज्ञानिक हैं,
वो उनकी सलाह पे जो वो कह रहे हैं वैसे वो आप वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। दूसरा, मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जीनोम टेस्टिंग आज हमारे मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रही है, तो जीनोम टेस्टिंग की व्यवस्थाएं अगर बढ़ाई जाएं और सीरो सर्वे जो जीरो सर्वे होने हैं वो सर्वे की संख्या बढ़ाई जाए, और इसको फैलने के पहले ही अगर हम रोकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत देश अभी उतना सक्षम नहीं है। अगर व्यापक और बहुत बड़ी व्यवस्था में अगर लोगों को बीमारी फैलती है तो हमने पिछली बार भी परिणाम देखे, इस बार भी वैसी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल भाई, आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान तीसरे चौथे नंबर के विश्व में आता है जो वैक्सीन बनाने में, सारे तरीके के वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान ही बना रहा है, तो बहुत ऊपर जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि बाकी चीजों में भी टेस्टिंग के माध्यम से इसको रोक लें। यह सरकार का दायित्व है, वैक्सीन लगवाना आम जनता का दायित्व है। बिल्कुल। मैं आखिरी दौर की बातचीत में इस पर आऊंगा कि सोशल मीडिया भी एक तरह से प्रचार की बातचीत को आगे बढ़ाता है। वो उसमें आप अफवाह भी देखते हैं कि फैल सकती है, और उसमें कई बार अच्छी बातें भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो रघुवर जी, जो बात लोगों को अवेयर करने की डॉक्टर गर्ग कर रहे हैं, राठी जी कर रहे हैं, और हम सब इस बार विचार कर रहे हैं कि अगर लोग इसमें जागरूक हो जाएंगे तो ये बीमारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो खतरनाक दौर निकल गया जो इसका था। अब तो इसके उपाय भी सामने आ गए हैं, और ये वायरस भी अब पहले से कमज़ोर हो गया है। अलग बात है कि लोग इसको डराकर दवाइयाँ बेचने का काम कर सकते हैं, लेकिन अब ये कमज़ोर पड़ गया है और लोगों के भीतर इससे लड़ने की ताकत भी पैदा हो गई है। आपकी राय कि इस पूरे मामले को, इस बीमारी से बचने के उपायों को सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए जनता तक पहुंचाने की जरूरत है, आपकी राय? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। और आपका ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जो भी आपके दर्शक और इस पूरे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उन्हें बहुत सारी नॉलेज वाली बातें मिली होंगी। और लब्बोलुआब यही निकल के आया है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को, मित्रों को और सभी पूरे नागरिकों को कैसे जागरूक किया जाए। सबसे बड़ी चीज है जागरूकता की कमी, और उसके लिए सोशल मीडिया सबसे मजबूत, सबसे सशक्त एक प्लेटफॉर्म सिद्ध हो सकता है, साबित हो सकता है। उसके लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे देश प्रदेश के, भोपाल के जो जिम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, साहित्यकार हैं जी, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका समाज में एक दखल है, जिनका मान सम्मान है, तो वो लोग अगर आगे आके कुछ बोलेंगे तो उनकी बात को अभी ध्यान से सुना जाएगा। नेताओं को मैं इसमें माइनस करना चाहूंगा, क्योंकि नेताओं को लेकर अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन रघुवर जी, पॉलिटिकल पार्टीज का जो नेटवर्क होता है वो बहुत तगड़ा होता है। जब वो अपने प्रचार के लिए काम करते हैं, अफवाहें फैलाने के लिए वो काम करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत सारे वो उल्टी सीधी बातों को प्रचारित करते हैं। एक काम कम से कम उन बातों में, इस पर जागृति का काम भी वो करेंगे, तो हमें लगता है कि जो उनके बहुत सारे पाप है वो उससे धुल जाएंगे। जी, उनसे उम्मीद की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, सवाल यही कि इस पर जो आपकी बातचीत है, इन तमाम बातों को अगर जनता तक पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है कि ये जो बीमारी का डर है वो वैसे भी बहुत कम हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो बचेगा उससे फिर चिकित्सक और दवाएं और जो चीजें हैं उससे निपटा सकता है। आपकी अंतिम टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल राघवन जी, सबको सलाह यही है कि पूरे कोविड और कुदरत अनुकूल व्यवहारों का जो हम बार बार माइरस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, जो हमने इजाद एक तरह से हमने डिजाइन किया है कि माइरस प्रोटोकॉल में लोगों को क्या क्या करना चाहिए, वो सब करें। मास्क जरूर पहने, और इसके लक्षण भी कि गला बैठ जाता है, आवाज थोड़ी सी फटने लगती है, खांसी आती है। जी बिल्कुल, वायरस में सब तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। अब जो लक्षण खास तौर से है वो, चूंकि जैसे हम लगातार इसके ऊपर खोज कर रहे हैं, तो ये निकल के आ रहा है कि कोविड और वैक्सीन रिलेटेड लोगों में रेड ब्लड सेल्स की क्लम्पिंग और रेड ब्लड सेल का साइज परिवर्तन होने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती दिख रही है, जिस वजह से जल्दी जल्दी थकावट आ रही है, और इसीलिए क्लम्पिंग होने से, क्लॉटिंग होने से हार्ट अटैक के केसेस बहुत हो रहे हैं। और इसीलिए जॉनसन एंड जॉनसन ने बच्चों में शोध को रोक दिया था। तो यहाँ बहुत सावधानी बरतना होगी, और इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि रैंडम सीरो टेस्ट जरूर करते जाएं हर रीजन में, ताकि आपके पास आंकड़े उपलब्ध हों और लोग बिल्कुल बिना डरे अपनी सुविधाओं के अनुसार जो बहुत जरूरी है वो काम करें, संचय करें, ताकि अगले 2 साल के लिए आप आने वाले अन्य म्यूटेशन से लड़ सकें, अपना बचाव कर सकें, सुरक्षित रह सकें और अपने घर भर को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो कुल मिलाकर इस बीमारी से आप डरने की जरूरत नहीं है, डर खत्म हो गया है, आप इससे 2-4 हो चुके हैं, इससे लड़ चुके हैं। अब एहतियात की जरूरत है, जो डॉक्टर भुवनेश्वर बता रहे हैं, जो हमारे साथियों ने यहाँ चर्चा में बताया, जो सरकार
इसका प्रचार कर रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी मेहमानों को धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर गर्ग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, गुहिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राठी जी आपका भी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सतर्क रहने की जरूरत है, डरने के बजाय लड़ने की जरूरत है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IND24।